गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको जो है कि फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में जो बुक करवा रही हूँ समकालीन भारत में शिक्षा, तो उसमें अपनी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में मैंने पहले आपको टॉपिक करवा दिए हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको करवाया था कि लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका, उसके बाद था सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका। आज जो हमारा सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कि लोकतंत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका, फिर उसके बाद था सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, कि शिक्षा की क्या भूमिका रहेगी हमारे राष्ट्र के विकास में। तो इसमें सबसे पहले देखो, आपकी राष्ट्र के विकास की जो प्रक्रिया है, यानी कि अगर हम अपने राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया है जो उसको राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, तो इसमें विशेष आवश्यकता किसकी होती है? शिक्षा की होती है। क्योंकि राष्ट्रीय विकास की जो अवधारणा में शैक्षिक विकास एवं सामान्य शिक्षा से पृथक होती है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, हमारे राष्ट्र का विकास है, उसकी जो अवधारणा है वो है शैक्षिक विकास एवं सामान्य शिक्षा से पृथक होती है, यानी कि अलग होती है, कि शैक्षिक विकास एवं सामान्य शिक्षा से पृथक होती है। जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्रीय विकास में जो नागरिकों की महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमारे राष्ट्र के विकास में जो है मानव का, नागरिकों का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है राष्ट्र के विकास में। ऐसी शिक्षा, यानी कि जो हमारी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा द्वारा नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि हमारे राष्ट्र के विकास में लाभकारी हो, और जिससे कि राष्ट्र का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए नागरिकों को। जैसे राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र का विकास किस प्रकार से हो सकता है? राष्ट्र का विकास सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक, आर्थिक एवं भौतिक विकास की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के विकास में जो किस की आवश्यकता होती है कि हमारे राष्ट्र का क्या हो सके, सामाजिक विकास हो सके, राजनीतिक हो सके, आर्थिक हो सके और भौतिक विकास हो सके। ऐसी शिक्षा हमें क्या करनी है? अपने नागरिकों को देनी है, हमारे राष्ट्र के नागरिकों को देनी है। क्योंकि राष्ट्रीय विकास जो है, राष्ट्रीय विकास एक व्यापक धारणा है। जो राष्ट्र का विकास है वो क्या है? एक व्यापक धारणा है। इसलिए विशेष शिक्षा इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी विशेष शिक्षा है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्र के विकास में? यानी कि हमें जो अपने राष्ट्र के नागरिक हैं, नागरिकों का विकास करेंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास हो सकेगा। और जो हमारे राष्ट्र का विकास है वो कौन कौन से प्रकार का है? हमारे राष्ट्र का विकास जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो गया, भौतिक हो गया, इन सब चीज़ों का हमारे राष्ट्र का विकास करना है। तो जो शिक्षा है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसके विकास में? राष्ट्र के विकास में। तो इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, वो है भावात्मक एकता का विकास। किसका? भावात्मक एकता का विकास। मैं आपको पॉइंट पर समझाऊंगी। इसमें पहला आ जाता है भावात्मक एकता का विकास। कौन सा? भावात्मक एकता का विकास, यानी कि जो हमारी शिक्षा हो ऐसी हो जिसमें कि भावात्मकता का विकास हो सके। तो इसमें ये पहला पॉइंट है। भावात्मकता का अर्थ है जैसे कि राष्ट्रीय विकास के लिए, यानी हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास छात्रों में होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर का जो विकास है, उनके भाव है, उनके भावों का विकास ऐसा हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर भावात्मकता का विकास हो सके। क्योंकि जब तक छात्र में राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास नहीं होगा तब तक वह राष्ट्र के प्रति क्या होएगा? समर्पित भाव नहीं रख सकता। यानी कि उसके अंदर बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो राष्ट्र के प्रति अपने क्या है? भावात्मक, अपने को देश के प्रति क्या कर सके? समर्पित कर सके। ऐसी शिक्षा हमें बच्चे को देनी है। और समर्पित कार्य नहीं कर सकेगा, और समर्पित भाव से वो क्या है? अगर हम उसका भावात्मक विकास वाली शिक्षा नहीं देंगे तो वो राष्ट्र के प्रति समर्पित का भाव
नहीं रखेगा, समर्पित भावना के साथ वह कार्य नहीं कर पाएगा राष्ट्र के अंदर, और जो हमें तथा राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करेगा, इस स्थिति में जो है राष्ट्रीय विकास की अवधारणा पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगी। राष्ट्र के विकास की जो अवधारणा है वह पूर्ण नहीं होगी। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए हमें क्या करना है, भावात्मक एकता का विकास आवश्यक है, जो कि शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है कि हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बच्चा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर सके, उसके अंदर ऐसे भाव बढ़ने हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर वह कार्य कर सके। तो यानी कि पहला पॉइंट आ जाता है इसमें शिक्षा के जो है भावात्मक एकता का विकास। तो 2 नंबर इसमें आ जाता है कुशल नागरिकता का विकास। 2 नंबर इसमें पॉइंट आ जाता है कुशल नागरिकता का विकास। 2 नंबर इसमें आ जाता है कुशल नागरिकता का विकास। तो इसमें देखो कुशल नागरिकता के विकास में आपको क्या करना है कि जो सामान्य रूप से कुशल नागरिकता का विकास जो है राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य तत्व है। कुशल नागरिक का विकास है जो राष्ट्रीय विकास के विकास में क्या है, एक अनिवार्य तत्व है। जब तक किसी राष्ट्र के पास कुशल नागरिकों का अभाव यानी कि कमी, कुशल नागरिकों का अभाव है तो राष्ट्र क्या हो करेगा, विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। यानी कि हमें अगर देश का विकास करना है तो उसके लिए हमें कुशल नागरिकों की आवश्यकता होगी, यानी कि पढ़े लिखे नागरिकों की आवश्यकता होगी, अच्छा बुरा समझने वाले नागरिकों की आवश्यकता होगी, और कभी नहीं हो सकता। और शिक्षा के माध्यम से यानी कि हम शिक्षा के माध्यम से ही बालकों में प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से, जैसे बच्चे की पढ़ाई कक्षा 1 से शुरू होती है, यानी प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में राष्ट्र प्रेम और सदाचार की शिक्षा दी जाती है। यानी कि बच्चों को शुरू से ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और सदाचार की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि छात्र श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास हो सके, अच्छे गुणों का उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होंगे, श्रेष्ठ गुणों का विकास हो सके। ऐसी शिक्षा बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही देनी शुरू कर दी जाती है। इस प्रकार के नागरिकों का राष्ट्रीय विकास में अपनी क्या करते हैं, जो ऐसे नागरिक होते हैं वो राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि जो हमारे राष्ट्र के विकास में जो शिक्षा की भूमिका है, पहला तो इसमें आ जाता है भावात्मक एकता का विकास, 2 नंबर आ जाता है कुशल नागरिकता का विकास, अब 3 नंबर आ जाता है राष्ट्र के प्रति समर्पण। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है राष्ट्र के प्रति समर्पण। राष्ट्र के प्रति क्या आ जाता है, इसमें समर्पण आ जाता है। पहला भावात्मक एकता, दूसरा कुशल नागरिकता का विकास और तीसरा राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो शिक्षा के माध्यम से ही बालकों में प्राथमिक स्तर से यानी कि छोटी कक्षाओं से प्राथमिक स्तर से ही राष्ट्र के प्रति जो है बच्चों के अंदर की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित की जाती है। प्राथमिक स्तर से ही वह अपने परिवार शरीर एवं आत्मा से ऊपर अपने देश को समझता है, यानी कि अपने परिवार और आत्मा और शरीर से ऊपर अपने देश को श्रेष्ठ समझता है अपने देश को, क्योंकि उसको प्राथमिक स्तर से छोटी कक्षाओं से ही अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास से संबंधित बच्चे को क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो अपने परिवार और अपने शरीर से वो श्रेष्ठ किसको समझता है, अपने देश को समझता है, तथा अपने आप को बलिदान के लिए वे अपने आप को हमेशा बलिदान के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है, यानी कि तैयार रहता है। उस स्थिति में राष्ट्रीय विकास
की पूर्ण संभावना रहती है। और ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र का जो विकास की जो संभावना है वो पूर्ण रहती है कि उस देश का विकास अच्छा हो सकेगा अगर वहाँ के जो नागरिक हैं उनके अंदर अपने देश के प्रति भावात्मक भाव होंगे, उसके अंदर दिल से भाव होंगे, उसके अंदर कुशल नागरिक होंगे, जिस देश के अंदर पढ़े लिखे नागरिक होंगे, और साथ ही उनके प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर क्या रहेगा, समर्पण का भाव हमेशा रहेगा, यानी कि अपने देश के लिए बलिदान होने का जो भाव है उनके अंदर हमेशा रहेगा। तो ऐसे में उस देश का विकास को कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या हो गया 3 नंबर, इसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। आगे 4 नंबर आ जाता है सार्वजनिक हित की भावना का विकास। 4 नंबर आ जाता है इसमें सार्वजनिक हित की भावना, सार्वजनिक हित की भावना का विकास। सार्वजनिक हित की भावना का विकास यानी कि सार्वजनिक यानी कि पूरी जो जनता है, देश की जनता है, सार्वजनिक सबके लिए, सार्वजनिक राष्ट्रीय विकास के लिए, जो राष्ट्र का विकास है और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रत्येक नागरिक के मन में, प्रदेश का जो प्रत्येक नागरिक है उसके मन में सार्वजनिक हित की भावना होनी चाहिए, यानी कि सबके हित की भावना होनी चाहिए। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जब व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने सार्वजनिक हित यानी कि खुद के हित को त्याग कर वह जब व्यक्ति राष्ट्र के हित के बारे में विचार करता है तभी राष्ट्र का क्या हो सकता है, राष्ट्र के विकास की जो अवधारणा है वो क्या होती है, पुष्ट होती है। शिक्षा के माध्यम से, जो शिक्षा का माध्यम है उस शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में प्रारंभ से ही यह सिखाया जाता है कि व्यक्तिगत हित से बड़ा यानी कि सार्वजनिक, खुद के हित से बड़ा क्या है, सार्वजनिक, सबका हित समझना चाहिए। तथा बालक में त्याग की भावना का क्या होना चाहिए, त्याग की भावना उत्पन्न की जाती है शुरू से बच्चे के अंदर, छोटी कक्षाओं से ही, जिससे बालक क्या करता है, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर सबके हित के लिए हमेशा तैयार रहता है। सार्वजनिक हित के लिए जो है, सार्वजनिक हित की भावना का विकास यानी कि अपने हित से ऊंचा उठकर दूसरे के हित में जाना, सबके हित में जाना, यह बच्चे को शुरू से छोटी कक्षाओं से ही सिखाया जाता है। अब इसमें आ जाता है आगे 5 नंबर व्यापक सोच यानी कि बड़ी सोच। ये किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से। व्यापक सोच, व्यापक सोच, व्यापक सोच यानी कि बड़ी सोच का विकास, सोच का विकास, व्यापक सोच का विकास। इसमें आगे 5 नंबर आ जाता है व्यापक सोच का विकास। व्यापक यानी कि बड़ी सोच। सामान्यतः अशिक्षित व्यक्ति यानी कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति या निरक्षर व्यक्ति होते हैं उनकी सोच क्या होती है, संकीर्ण होती है, यानी कि उनकी सोच छोटी होती है। एवं शिक्षित व्यक्ति की सोच क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि व्यापक होती है। और इसी से वो शिक्षित, वो इसके साथ ही अशिक्षित व्यक्ति क्या होती, सोच संकीर्ण होती है, पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच क्या होती है, व्यापक यानी कि बड़ी होती है। शिक्षा द्वारा बालकों में व्यापक सोच का विकास किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही यह संभव हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे के अंदर व्यापक सोच का विकास किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप बालक राष्ट्रीय विकास के कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करता है, यानी कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ही अपने देश के कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करता है, अपनी और साथ ही अपनी सहभागिता भी प्रस्तुत करता है। उसकी सोच के अनुसार ही वह राष्ट्रीय विकास, जो अपनी सोच से ही वह विकास को ही अपना मानकर राष्ट्रीय योजनाओं का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, अपना साथ ही अपना सहयोग प्रस्तुत करता है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही यह सारा कुछ संभव हो पाता है। उसके बाद 6 नंबर आ जाता है इसमें राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय 6 नंबर आ जाते हैं राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय अनुशासन 6 नंबर राष्ट्रीय अनुशासन। इसमें देखो राष्ट्रीय अनुशासन में जिस
देश के नागरिकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है, जिस देश के जो नागरिक हैं अगर उनके अंदर अनुशासन का विकास होता है, वह देश तीव्र गति से उसका क्या करता है, विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से ही बालकों में आत्म अनुशासन का विकास किया जाता है। प्रत्येक बालक विद्यालय के नियमों का क्या करता है, पालन करता है, जिससे उसका आचरण नियमित एवं अनुशासित हो जाता है। यानी कि बच्चे को स्कूलों में जो भी अनुशासन नियम सिखाए जाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, जैसे टाइम पर आना जाना, टाइम पर पूरी यूनिफॉर्म में आना, और साथ में उनके जो खेल पीरियड निर्धारित किए जाते हैं, कालांश निर्धारित किए जाते हैं। अगर बच्चा उन्हीं के अनुसार चलता है तो वो क्या जाता है, बच्चा अनुशासन के अंदर आ जाता है। और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय नियमों का पालन करना और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सब कुछ कहाँ सिखाया जाता है, स्कूलों में ही सिखाया जाता है बच्चे को। जैसे राष्ट्र के नियमों का पालन करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार कार्य करना आदि इन सभी कार्यों के माध्यम से ही राष्ट्रीय विकास की गति को क्या मिलती है, तीव्रता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यह सारा कुछ बच्चों को क्या करता है, विद्यालय प्राथमिक स्तर यानी कि छोटी कक्षाओं से यह सब कुछ बच्चे को सिखाया जाता है। राष्ट्रीय अनुशासन की, हमें अनुशासन में कैसे रहना, और ये सारा कुछ किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से भी संभव हो पाया है। उसके बाद है अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। 7 नंबर इसमें आ जाता है अधिकार एवं कर्तव्यों, अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्माण, अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्माण, यह किससे संभव हो पाता है, शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से ही प्रत्येक छात्र को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके क्या अधिकार हैं और उसके क्या कौन कौन से कर्तव्य हैं। इससे वह अधिकारों का उपयोग वो क्या करता है, उपयोग करते हुए कर्तव्यों का क्या करता है, पालन करता है। यह किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से ही उसे कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना सिखाया जाता है कि व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं और उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, और वह अपने अधिकारों का जो का पालन है कर्तव्यों के माध्यम कर्तव्यों में रहकर ही करता है, जिससे कि देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों में कर्तव्य की पालना की भावना का विकास हो जाता है। वह राष्ट्र तीव्र गति से विकास करता है, जिसके अंदर की कर्तव्य का पालन की भावना का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। किसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 8 नंबर इसमें आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसमें आ जाता है आगे 8 नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि जो हमारा जिस देश की जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्र किसी भी व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता। जो छात्र है वो किसी भी व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, न करके उसमें वैधता एवं विश्वसनीय की खोज करता है। इसके पश्चात ही व्यवस्था को वह क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को वह छात्र ज्यों क्या त्यों स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके अंदर वैधता और विश्वसनीय की खोज करने के बाद ही उस तथ्य को वो क्या करता है, व्यवस्था को स्वीकार करता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य छात्र की वैज्ञानिकता का समावेश करता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य जो है वो वैज्ञानिकता का समावेश करता है। इस स्थिति में राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि समाज में जो है अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं। अगर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छात्र अपनाता है तो हमारे देश में जितनी सी सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं, अंधविश्वास व्याप्त हैं, उनको समाप्त हो जाता है और कार्य व्यवहार में वैज्ञानिक आधारों, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो यह सब कुछ किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है।
उसके साथ इसमें अब 9 नंबर आ जाता है। 9 नंबर इसमें आ जाता है तकनीकी का विकास। 9 नंबर इसमें आ जाता है तकनीकी का विकास। तकनीकी के विकास में देखो कि जो हमारा शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से छात्रों में प्रत्येक कार्य करने की तकनीकी का विकास करना, यानी कि प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना, नई नई तकनीकों के माध्यम से कार्य को पूर्ण करना। जिस प्रकार जैसे कि शिक्षा जो है, शिक्षा की नई तकनीकी यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता है, ये हमारी होगी तकनीकी। और छात्रों को अधिगम कला से निपुण बनाया जाता है, यानी कि उनको करके सिखाया जाता है। तथा कृषक को कृषि कला में निपुण बनाया जा सकता है। यह किसके माध्यम से संभव है? सारा कुछ शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना विकास कर पाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग की शिक्षा होगी, अभियांत्रिकी की शिक्षा होगी, चिकित्सक की शिक्षा होगी, या अकाउंटेंट की शिक्षा होगी, या टीचर की शिक्षा होगी। यह सारी जो शिक्षा में उसको बच्चे को शिक्षा के माध्यम से ही, नई नई तकनीकों के माध्यम से ही निपुण बनाया जाता है, जिससे कि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। और उस देश का विकास तभी हो सकेगा, विकसित देश वही कहलाएगा जिसमें कि सारे जो नागरिक हैं वो क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। और जितनी भी हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, उन सब बुराइयों को त्यागते हुए जो है कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाता है और सफलता प्राप्त करता है, जिससे कि हमारे राष्ट्र का विकास जो है का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि हमारे राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका कैसे रहता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है भावनात्मक एकता का विकास, यानी कि बच्चे को शुरू से ही अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना की शिक्षा दी जाती है, जिसके अंदर उसके अंदर ऐसे भाव भरे जाते हैं जिससे कि बच्चा हमेशा अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखे। उसके बाद कुशल नागरिकता का विकास, पढ़े लिखे नागरिक। उसके बाद राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, सार्वजनिक यानी कि सबके हित का विकास, व्यापक सोच यानी कि बड़ी सोच। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसकी ही सोच क्या होती है? व्यापक होती है। और जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसकी सोच संकीर्ण होती है, यानी कि छोटी होती है। राष्ट्रीय अनुशासन यानी कि बच्चे को यह सब कुछ विद्यालयों में ही सिखाया जाता है, जैसे राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्र के नियमों की सुरक्षा, हमारे देश के प्रति जितने भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास और राष्ट्र की योजनाओं के अनुसार जो भी राष्ट्रीय योजनाएं बनाएंगे उनके अनुसार कार्य करना, यह सब कुछ राष्ट्रीय अनुशासन में ही बच्चे को विद्यालयों में ही इन सबकी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अधिकार एवं कर्तव्य, यानी कि बच्चे के क्या अधिकार हैं, हमारे देश के नागरिकों का क्या अधिकार है और उन अधिकारों पर उसको कैसे अपने अधिकार को लेना है। तो वह इन सब कर्तव्यों के आधार पर चलकर ही वो अपने अधिकारों पर कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों को स्वीकार करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि बच्चा जो भी छात्र होता है किसी भी व्यवस्था को जो का जो स्वीकार न करके उसको वैज्ञानिक दृष्टि से उसको अंदर विश्वसनीयता को खोलते हुए उसको स्वीकार करता है। लास्ट में है तकनीकी का विकास, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक युग है वैसे वैसे हमारी तकनीकी का विकास हुआ। तकनीकी विकास में जैसे कि जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षक को शिक्षा में निपुण बनाना, कृषक को कृषि में निपुण बनाना, और जो अभियांत्रिकी शिक्षा है उसमें निपुण बनाना, और छात्रों को अधिगम द्वारा निपुण बनाया जाता है। ये सारा किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।